हम उससे पूछें कि भाई कैसे ये आसमान या फिर सारी पृथ्वी या फिर जो प्लैनेट्स हैं बाकी सोलर सिस्टम के अंदर या और भी जो गैलेक्सीज हैं ये सब के सब कैसे बनी है, तो सब अपने 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 तरीके से यहाँ पे कहानी या एजम्पशंस यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे भी हम जो पढ़ने वाले हैं आज थियरीज के अंदर वो लगभग लगभग सारे के सारे एजम्पशंस हैं, यानी कि कुछ सबूतों, कुछ रिसर्च और कुछ प्रूफ या फैक्ट्स के थ्रू यहाँ पर चीजों को पेश करने की कोशिश की गई है ना, जिसे हम यहाँ पर हाइपोथेसिस कहेंगे। चलिए थोड़ा शुरुआत करते हैं ताकि क्लास और इंटरेस्टिंग धीरे धीरे बने। ओके, सो यहाँ पे हमने एक स्लाइड लगाया हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है जो कि हमारे प्यारे अर्थ की है, हमारे पृथ्वी की है, जो कभी बनने के बाद कैसे 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 चीजों की इवैल्यूएशन यहाँ पे हुई है, राइट। कुछ आते हैं सवाल पे, जैसे कि पहला सवाल, कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, मतलब हमें क्या पता है कि भाई आसमान कहाँ खत्म होता है ना। आसमान की कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ खत्म होता है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, तो सवाल हमारे मन में आता है। दूसरा लिखा है हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, है ना, कि आसमान में भाई कितने सारे स्टार्स हैं, मतलब कितने ज्यादा, है ना। और जब हमें पता चलता है कि जितने भी ये स्टार्स है वो लगभग लगभग एक सूरज की तरह है, सन की तरह, यानी हमारा सन अकेला ही जो हमारे सोलर सिस्टम में हमारा जो सूरज है वो अकेला ही नहीं है, दुनिया में और भी, यानी कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे सूरज हमें नजर आते हैं। और जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो एक खुद सूरज है जो कई हजार साल पहले टिमटिमाया है, उसकी टिमटिमाहट जो है अब हमारी धरती पे आई, क्योंकि वो इतना दूर है कि जब वो चमका होगा तो चमकने के बाद जिस स्पीड से भी लाइट आती है उस स्पीड से धरती पे आने में उसको बहुत समय लगता है। तो ऐसे करके हमारे मन में बहुत सारे अलग अलग सवाल आते हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये कैसे बने हैं। सबसे मेन तो सवाल यही है, चैप्टर भी हमारा यही है, टॉपिक भी हमारा यही है, जो हम यहाँ पे आज एंड करेंगे कि भाई कैसे ये सारी चीजें यहाँ पे बनी है। चलिए तो थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अर्ली थेरीज एंड मॉडर्न थेरीज के कॉन्सेप्ट। देखो अर्ली का मतलब होता है जो चीजें पहले बताई गई है ना, जो हाइपोथेसिस पहले दिए गए, जो परिकल्पनाएं हमें पहले दी गई है। और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉडर्न थियरीज। मॉडर्न थियरीज का मतलब जो आज की डेट में हमें माना जाता है, आज के डेट में जो साइंटिस्ट हैं या फिलोसफर्स हैं जो मानते हैं, साइंटिस्ट या फिलोसफर जो आज के डेट में मानते हैं, जिसको हम बिग बैंग थियरी, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, बिग बैंग थियरी के नाम पे जानते हैं, जो हम इस स्लाइड में के एंड में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कई सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग बातें कही हैं, और ये सारे के सारे परिकल्पना है, यानी कि हाइपोथेसिस है, एक तरह से एजम्पशंस हैं। इनको लगा कि यार ऐसे करके इस एक्टिविटी से क्या हुआ होगा, हमारी जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो यूनिवर्स है ना, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो इस तरह से बना होगा। सब हाइपोथेसिस है ना। चलिए, सो अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वेर पुट फोर्थ बाय द डिफरेंट फिलोसफर्स। फिलोसफर्स कौन होते हैं? फिलोसफर्स वो होते हैं जो अपने विचार बताते हैं, है ना। उनके कुछ रिसर्च होती है, उनके पास कुछ डेटा होती है ना, उनका कुछ बोलते हैं ना क्रिएटिव दिमाग होता है, ऑब्जर्व करते हैं, है ना, समझते हैं सिचुएशन को, देखते हैं, देखने के बाद कुछ बातें कहते हैं। और फिलोसफर्स में तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फिलोसफर्स आ जाते हैं, है ना। राजनीति विज्ञान में फिलोसफर्स होते हैं, इथिक्स में फिलोसफर्स होते हैं जो कुछ बातें कहते हैं, बताते हैं, है ना। उसके अलावा साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो हमें कुछ फिलोसफर्स मिलेंगे, कुछ साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने क्या किया, अपने अपने रिसर्च और तरीके के हिसाब से बताया। अब जो देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो फैक्ट्स की बेस पे ज्यादा बातें करते हैं। हालांकि यूनिवर्स को लेके हमारे पास जितने भी फैक्ट्स हैं वो पर्याप्त नहीं है। अभी मैंने कहा कि भाई हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा पाए, अभी तक हम मार्स पे भी ढंग से नहीं पहुंच पाए, चांद पे भी ढंग से नहीं पहुंच पाए, अगर देखा जाए तो, है ना। मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है वहां पे और भी बहुत कुछ हो। अपने ही सोलर सिस्टम से अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करके सोच समझ कर क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस या अपनी समझ यहाँ पे देते हैं, अपने विचार यहाँ पे देते हैं, जिनको हम थ्योरीज बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? थ्योरीज बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चार नाम है। इस स्लाइड को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब पूरा स्लाइड खत्म कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे और हम बात करेंगे भाई किसने क्या क्या किया है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला हाइपोथेसिस, मैंने कहा हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है ना, जिसमें एक इंसान या कोई पर्सन जो है क्या करता है, अपने विचार रखता है, वो बताता है कि हाँ इस तरह से क्या हुई होगी पृथ्वी या जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, सन, अर्थ और बाकी सब जो प्लैनेट है वो इस तरह से यहाँ पे बने होंगे। तो पहला जो है यहाँ पे हाइपोथेसिस दिया गया है उसे कहा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर क्या बोला जाता है जी? नेबुलर हाइपोथेसिस। आपको याद क्या रखना है अपने एग्जाम के लिए, है ना, बीपीएससी का आप एग्जाम देने वाले, प्रीलिम्स की बात है, प्रीलियम्स में जितना
हमने ऑब्जर्व किया है, पढ़ाया, आज तक समझाया, देखा है, तो जनरली फैक्ट्स की बातें ज्यादा की जाती हैं। जितना ज्यादा फैक्ट्स ध्यान में रखोगे, समझ के रखोगे, इवन कॉन्सेप्ट भी, नो डाउट, है ना। मेंस में हमें ज्यादा गहरे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, प्रीलिम्स में हमें जनरल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। और जो क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे उस पर ही हम ज्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, समझनी है कि नहीं। तो ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, आप नाम याद रखिएगा, इमैनुअल कांट, एक फिलोसफर रहे हैं, एक थिंकर रहे हैं। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। कब दी जी ये हाइपोथेसिस? तो इन्होंने दी है 1755 में। 1755 में, 1755 में यहाँ पे इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। थ्योरी में कहते क्या है? कहते हैं कि भाई जो अर्थ है, या जो पूरा बोल सकते हैं सोलर सिस्टम है, यानी जो हमारा सन है, मार्स है ना, बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वो सब कैसे बने होंगे? एक नेबुला से बने होंगे जी। किससे बने होंगे? एक नेबुला से। एक नेबुला रहा होगा। नेबुला में था क्या? नेबुला क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस था। इन्होंने कहा कि भाई जो नेबुला रहा होगा, नेबुला क्या हो रहा होगा? नेबुला में बहुत सारे, मतलब बादल समझ लीजिए, और उन बादल के अंदर बहुत सारे डस्ट, पत्थर, धूल कण, है ना, अलग अलग तरह की चीजें, और कुछ गैसेस थी। उन गैसेस में जो मेनली इन्होंने गैसेस बताए हैं, वो बताए हैं हाइड्रोजन और हीलियम। अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत साइंस ऑलरेडी आप जानते रहोगे, तो हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिक्सचर से, फ्यूजन से क्या बना है? हमारा हमारा सन बना हुआ है ना। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स में ये आपको दो गैसेस यहाँ पे पाई जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो इमैनुअल कांट ने कहा कि भाई नेबुला एक रहा होगा, है ना। देखो, ये नेबुला भी कहाँ से है उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भाई एक नेबुला रहा होगा। नेबुला में क्या है? एक क्लाउड है, क्लाउड के अंदर क्या रहा होगा? डस्ट और गैसेस रहे होंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट, एक मिनट, माइक में कोई इशू है। ओके, सॉरी, थोड़ा माइक में शायद डिस्टर्बेंस था। तो क्या कहा इन्होंने, इमैनुअल कांट ने, नेबुला के अंदर, कि जो हाइपोथेसिस कहती है, कंसीडर दैट द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन। तो इनका मानना था कि भाई सबसे पहले जो क्लाउड से वो जो डस्ट है, या फिर जो हीलियम और हाइड्रोजन है, इससे एक हमारा एक सन, यंगेस्ट सन बन गया। क्या बन गया जी? फ्यूजन से। और देखो, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में हम टाइम लाइन को करोड़ों लाखों सालों में लेते हैं, है ना। हम आगे चल के एक थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे भाई 13 बिलियन, यानी लगभग लगभग समझ लीजिए 1300 करोड़ साल पहले कोई धमाका हुआ, है ना। धमाके की वजह से पूरा ब्रह्मांड बन गया, ऐसा कोई कहता है 1300 करोड़ साल पहले। तो चीजें जो देखी जाती है करोड़ों अरबों सालों में देखी जाती है। उन्होंने कहा कि भाई जो क्लाउड रहा होगा, क्लाउड के फ्यूजन से, क्लाउड के मिलने से, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम जुड़ने से क्या बन गया? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सन बन गया। क्या बन गया जी? एक सन बन गया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर इस पहले फोटो को देखा जाए, समझा जाए, तो आप देखोगे कि भाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो ये हमारा क्लाउड है। एक क्लाउड क्या है? इसे बोला जाएगा नेबुला। क्या बोला जाएगा जी? नेबुला बोला जाएगा। इन्होंने कहा भाई नेबुला एक समय के बाद धीरे 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 हीलियम और हाइड्रोजन के अणु जो है, या एटम जो है, वो क्या हो गए? मिलते रह गए। मिलते रहने के बाद हमारे पास धीरे धीरे एक यूथफुल सन बना। देखिए बीच में यहाँ पे चमक रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या बना होगा? एक यूथफुल सन। यूथफुल सन, अब यूथफुल सन हम जानते हैं कि सन की अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। क्या होती है जी? ग्रेविटी होती है, विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। कह रहे हैं भाई यूथफुल सन बनाओ। सन क्या है? सन आपस में सबको लेके ग्रेविटी के हिसाब से, क्योंकि सारे प्लैनेट्स क्या है? ग्रेविटी के साथ अटैच्ड है, हवा में लटके हुए एक तरह से देखा जाए तो, है ना। लेकिन ग्रेविटी की वजह से ही, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होते हैं? वो सब घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले पहले स्लोली स्लोली रोटेट करते होंगे आपस में। सबसे पहले तो सन बन गया उस क्लाउड्स के बीच में, और सन बनने के बाद धीरे 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 क्या हो रहे थे? रोटेट हो रहे थे। रोटेट होते 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 फिर हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं, अगर आप देखोगे फॉर्म्स में, पिक्चर्स में, तो यहाँ से देखो कैसे फॉर्मेशन हुआ है। जो बादल थे, जो क्लाउड थे, जिसके अंदर डस्ट था, पार्टिकल्स थे, सब आपस में क्या होते चले गए? जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, और धीरे 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 प्लैनेट्स का यहाँ पे एक रिंग बन गया, और धीरे धीरे हमारे प्लैनेट्स जो होंगे वो बने होंगे। तो इनके हाइपोथेसिस में आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कहा कि भाई जो जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो किससे बना है? वो एक नेबुला से बना है, जो क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये थियरी किसने दी है? ये दी है इमैनुअल कांट। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी सीरीज भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले थीरीज किसने दी, है ना, कौन से सन में दी, और उनकी थीरीज क्या थी। तो आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले इमैनुअल कांट ने दिया था। कब दिया था? 1755 में, यानी कि 1755 में, राइट। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? सर ये क्लास कंटिन्यू चलेगी क्या बीपीएससी एग्जाम तक? जी बिल्कुल चलेगी। आपको एक शेड्यूल भी
ऑलमोस्ट दे दिया जाएगा कि कब कब क्लासेस चलेंगी, उसी शेड्यूल पे क्लासेस होंगी और बहुत बढ़िया तरीके से होंगी। देखिए आज पहला क्लास है हमारा, है ना, इवन हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है एक तरह से। धीरे धीरे हमारे, देखिए टीचर और स्टूडेंट हमारा जो रिलेशन वो कैसे बनेगा जी, धीरे 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 धीरे। आप भी आगे आने वाली क्लासेस में आप देखोगे कि भाई कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, कनेक्ट कीजिएगा। अच्छा अगर आपके सवाल पे आ जाए तो हाँ जी, क्लासेस पूरी होंगी, एकदम बढ़िया से होंगी, और जितना भी जो भी सिलेबस में आपके है, और कोशिश की जाएगी आपको वही बताया जाए या उससे भी थोड़ा ज्यादा बताया जाए जो जरूरी है एग्जाम के लिए। देखिए स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है, हमें अननेसेसरी चीजें भी नहीं पढ़नी है। ये भी आपने सुना होगा बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स या अलग अलग तरह के लोगों से, है ना, कि पढ़ना वही है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, और उतना हम यहाँ पे रिसर्च करके जरूर आएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और जो कहेंगे उतना जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी कोई डाउट है, कोई चीज होगी तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर हमको हॉटस्पॉट और ओके, चलिए भाई, जो जो डाउट से चीजें हैं वो क्लासेस जैसे जैसे होंगे ना तो उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है, ऑफ द टॉपिक चीजें पूछिएगा तो फिर तो मतलब जो टाइमिंग डिसाइड की गई है उसमें दिक्कतें आएंगी। डोंट वरी, जो टॉपिक्स हो रहे हैं उसे आप समझिए, आप अपने रिव्यू दीजिए, उसके अंदर कुछ करेक्शन होगा तो हम करेक्शन भी करेंगे, और आगे सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, तो करेंगे। ओके चलिए तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि भाई इमैनुअल कांट नाम के एक पर्सन थे, फिलोसफर थे, है ना। इन्होंने 1755 में क्या किया, अपना हाइपोथेसिस दिया, एक प्रिजम्पशन दिया। इनका मानना था कि भाई जो हमारा सोलर सिस्टम बना है, यानी जो हमारा सन और हमारे जो प्लैनेट्स बने, हमारे प्लैनेट्स तो सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं, किससे बने हैं, किसी क्लाउड से बने हैं, बादलों से बने। ऐसा बादल जिसके अंदर क्या था, डस्ट, धूल, कंकड़, पत्थर वगैरह, और कुछ गैसेस थी जिसमें मेनली गैसेस क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम। तो एक समय में ये कंडस्ट होते रह चले गए, है ना, जुड़ते चले गए। जुड़ने से सबसे पहले हमारा यूथफुल सन बना, सन में ग्रेविटी क्रिएट हुई, और ग्रेविटी की वजह से फिर वो पूरा बादल जो है वो धीरे 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 रोटेट होने लगा, और रोटेट होते होते जो धूल कण डस्ट थे वो आपस में जुड़ते 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 क्या हो गए, या गैसेस भी आपस में जुड़ते जुड़ते क्या हो गई, यहाँ पे प्लैनेट्स बन गए। हम आगे चल के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई 4 प्लैनेट्स हमारे स्थलीय हैं। स्थलीय मतलब वो उनकी खुद की जमीनें हैं, और बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं वो हमारे क्या है, गैसियस है ना। तो कैसे बनी उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी यहाँ पे। अगले साइड पे चलते हैं। ओके, तो अगला देखिए, नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया। अब अगला हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस है प्लेटिज्मल। तो प्लेटिनेटिज्मल जो हाइपोथेसिस है ये भी एक परिकल्पना है, और ये किसी और ने दी और कुछ और समझाई। देखिए किसने दी, तो चैम्बरलिन एंड मोल्टन। चैम्बरलिन एंड मोल्टन, या कैम्बरलिन कह लो, कैम्बरलिन एंड मोल्टन जो है इन्होंने हाइपोथेसिस दी, कब दी जी, 1905 1905 में दी। और ये क्या कहते हैं, अभी देखो ये भी एक परिकल्पना है। यहाँ पे हमने एक पिक्चर भी लगाया हुआ है, एक इमेज भी लगाया हुआ है, जो क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है एक वंडरिंग स्टार, वंडरिंग का मतलब यहाँ पे नाम है अचानक, कोई एक अलग स्टार, जिसे सन भी कह सकते हैं हम। अचानक कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सन था ही, हमारा ये सन था ही, इस सन के आसपास से अचानक एक वंडरिंग स्टार क्या हुआ, ने अप्रोच किया हमारे सन को, और उसने किया क्या, एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। जरा बात को ध्यान समझिएगा, ये हमारा स्टार, हमारा सन है, यानी उसे भी स्टार कहा जाता है। कह रहे हैं इनके यहां से अचानक कोई ना एक स्टार गुजरा होगा। देखो अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर वो हाइपोथेसिस है, उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। उन्होंने अपने अंदाजे में कहा कि यहाँ पे जो सन है, सन के अगल बगल से, देखिए यहाँ से लिखा ना, और ये अलग सा सन है, अलग मतलब एक गुजरता हुआ, आसपास से गुजरता हुआ एक सन, एक स्टार है जो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गुजरा। अब क्योंकि सन की अपनी ग्रेविटी होती है, तो कहा कि इसकी ग्रेविटी की वजह से जो हमारा सन था इसमें से ना कुछ मटेरियल बाहर आ गया। क्या हो गया जी, इसमें से कुछ मटेरियल जो है वो बाहर आ गया, इसमें से कुछ मटेरियल जो है वो बाहर आ गया। और किस शेप का आया, कह रहे हैं सिगार शेप का आया। सिगार अगर मतलब थोड़ा बहुत पता होगा तो सिगार कुछ इस टाइप का होता है ना। इस सिगार शेप के टाइप का ये बाहर आ गया मटेरियल, और ये मटेरियल से ही फिर आगे चल के क्या बन गए, हमारे प्लैनेट्स बन गए, ऐसा इनका मानना है। देखो इनकी हाइपोथेसिस में क्या कह रहे हैं कि भाई एक जो हमारा सन था, सन घूम रहा था कहीं ना कहीं, इसके बगल से एक कोई स्टार गुजरा, जिसे वो वॉन्डरिंग स्टार या इंट्रूडिंग स्टार भी कह सकते हैं, गुजरा। और जो सन गुजरा इसकी ग्रेविटी की वजह से यहां से के सन से, हमारा जो मेन सन है उस सन से कुछ मटेरियल बाहर आ गया। यहाँ पे लिखा होगा देखिए, तो एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। सोलर सरफेस है, सोलर सरफेस से क्या मटेरियल जो है वो बाहर आया, कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इज स्लोली कंडेंस्ड इन प्लैनेट।
प्लैनेट्स, यहाँ पे प्लैनेट्स होना चाहिए, ओके, प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इन्होंने कहा भाई कि एक जो सन गुजरा, सन के गुजरने की वजह से यहाँ से मटेरियल बाहर आ गया, मटेरियल बाहर आने की वजह से सन की ग्रेविटी में वो कांस्टेंट हो गए, ऑब्वियसली वापस जुड़ेंगे नहीं, बाहर आ गए तो बाहर ही रह गए, और सन की ग्रेविटी में धीरे 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 फिर घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, और कंडेंस्ड होकर यानी जुड़ते 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 हमारे क्या बन गए, अलग अलग तरह के यहाँ पे प्लैनेट्स बन गए। ये इनकी हाइपोथेसिस में, और इस हाइपोथेसिस को नाम याद रखिएगा, दो लोगों ने सपोर्ट किया, एक सर जेम्स ने और एक सर अर्नोल्ड जेफरी ने। ये याद रखिएगा, इन्होंने आगे चल के, होता ना कि आपने कोई रिसर्च की है तो उसके बाद उसको बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये दो लोगों ने, जेम्स जीन्स और सर अर्नोल्ड जेफरी ने, इन दोनों लोगों ने किसके, कैम्बरलिन और मोल्टन के थ्योरी को, हाइपोथेसिस को यहाँ पे सपोर्ट किया कि हाँ भाई आप जो कह रहे हो ये सही कुछ प्रतीत हो रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, और ये हाइपोथेसिस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि एक दूसरी हाइपोथेसिस है जिसे प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये हाइपोथेसिस किसने दी, तो कैम्बरलेन और मोल्टन ने दी। कौन सी ईयर में दी जी, तो 1905 में दी, यानी 1905 में दी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक वंडरिंग स्टार हमारे अभी के सन के बगल से गुजरा होगा जब प्लैनेट्स नहीं थे, तो वो जो सन गुजरा उसकी ग्रेविटी की वजह से हमारे सन से कुछ मटेरियल बाहर आ गया, हमारे सन की ग्रेविटी की वजह से वो मटेरियल कांस्टेंट हो गया स्पेस में, और साथ साथ वो घूमता रहा, रिवॉल्व होता रहा, और रिवॉल्व होते होते सारे जो मटेरियल है वो एक साथ जुड़ते जुड़ते यहाँ पे क्या बन गया, हमारे प्लैनेट्स बन गए। और इसे सपोर्ट किसने किया, इसे सपोर्ट सर जेम्स और सर हार्लोन, इन्होंने किया। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, जो सर जेम्स और हरोल्ड हैं, इन्होंने इसे एक और नाम दे दिया जिसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। क्या नाम दे दिया जी इन्होंने, टाइडल हाइपोथेसिस। तो आप चाहे प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस बोल दीजिए या टाइडल हाइपोथेसिस बोल दीजिए, दोनों मतलब सेम, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस किसने दिया था, कैम्बरलिन और मोल्टन ने, मतलब उन्होंने जो नाम दिया था, और ये जो नाम दिया ये सर जेम्स और हरोल्ड ने दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो हमने जो नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ा जो इमैनुअल कांट ने दिया है ना, 1755 में दिया है, उसे ही एक इंसान ने थोड़ा अलग तरीके से, सेम बातें ही कह रहे हैं, बस थोड़ा सा उसमें कुछ जोड़ दिया उन्होंने और उस बात को सपोर्ट किया, इसलिए इसको लिखा हुआ है रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। और वो कौन इंसान थे, तो वो ओटो रशिया के थे और कार्ल वाइजेस्कर थे, कहाँ के, जर्मनी के। इन दोनों ने मिलकर इस बात को थोड़ा सा सपोर्ट किया, और हल्की सी थोड़ी सी, जी 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 बिल्कुल, मुखर्जी नगर से ही हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो सेटअप है वो यहीं पर है ना। धीरे सर हो गए, या गिरजे सर हो गए, है ना, या सुत्ते सर हो गए, जो आगे चल के आपके साइंस के सारे टॉपिक्स लेंगे, तो सारी जो क्लासेस हैं यहीं से हो रही है, डोंट वरी, और आपको एकदम प्रॉपरली परफेक्टली यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, जी जी ठीक है, वेलकम सत्यजीत कुमार, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है सर, फिलहाल बेटा सुनो, फिलहाल तो हमारी जो कोचिंग्स है, फिलहाल जो क्लासेस होंगे ना वो ऑनलाइन ही होंगे, है ना। फिलहाल तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेटअप जो हमारा ऑनलाइन का है। जैसे जैसे भाई आगे बढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे चलेंगे, फिर देखते हैं कुछ जो जो पॉसिबल होगा चीज़ें कह सकते हैं, फ्यूचर में होने वाली चीज़ें पहले से कैसे बताया जा सकती हैं, है ना, हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी इच्छा तो है कि ऑफलाइन भी की जाए, है ना, तो देखते हैं। चलिए क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। तो रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, हम ध्यान रखिएगा किसने कहा है, ये इमैनुअल कांट के नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बताया यहाँ पर। तो ओटो जो कि रशिया के थे और कार्ल वाजेस्कर जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने कुछ रिवाइज करके अलग तरीके से बताया, नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट वे से। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं सराउंडेड बाय नेबुला, उसी बादल की बातें हो रही हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट है। पर ये कह रहे हैं, कि द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप। अब डिस्क शेप क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड दिया, जब डिस्क शेप वर्ड सुनिएगा तो फिर यहाँ पे समझिएगा ये ओटो और वाइजेस्कर, कार्ल वाइजेस्कर कह रहे हैं डिस्क शेप क्या होता है। सीडी प्लेयर तो जानते ही रहोगे, है ना, तस्तरी की तरह होता है, ऐसा गोल सा, अगर पता नहीं कैसे, जैसे दिखे यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी ऐसे चपटा, मतलब सन है, सन के यहाँ पे ऐसे 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 बादल होंगे। अभी प्लैनेट बने नहीं है, अभी बादल ही है, लेकिन डिस्क टाइप में, किस टाइप में, डिस्क टाइप में, इस तरह से। समझ रहे हो ना सीडी प्लेयर कैसे होती है, सीडी प्लेयर तो आपने ऑब्वियसली देखा होगा भाई, है ना। सीडी प्लेयर की तरह वो पूरा जो सिचुएशन रहा होगा, सन बीच में, और सीडी प्लेयर की तरह सारे हमारे जो डस्ट हैं, हमारे जो क्लाउड्स है वो उस तरह रहे होंगे। नेबुला, वो वाले नेबुला में कैसा था,
देखो जनरली तो बादल ऐसे ऐसे होते हैं ना जी, एकदम चपटे थोड़ी होते हैं, गोल गोल अलग तरह के होते हैं, शेप के होते हैं, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि एक डिस्क की शेप का रहा होगा। किस शेप का रहा होगा? डिस्क की शेप का, जिसमें बीच में क्या है? सन है, और धीरे 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 रोटेट हो रहे हैं। ऑब्वियसली बाकी की थियरीज उनकी जैसी है कि भाई धीरे धीरे रोटेट होते 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 डस्ट पार्टिकल जुड़ते 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 प्लैनेट्स हमारे गैसेस प्लैनेट्स यहाँ पे बन गए। तो क्लाउड क्लाउड द प्लैनेट्स एंड वेयर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीकेशन। अब एक्रिएशन क्या होता है? एक्रिएशन मतलब होता है जुड़ाव, धीरे धीरे चीजें जुड़ना, पार्टिकल्स जुड़ना, गैसेस जुड़ना। हमारे जो बाहर के चार, हम पढ़ेंगे आगे चल के कि हमारे इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट में 4 प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट में 4 प्लैनेट्स हैं। जो बाहर के 4 आउटर प्लैनेट्स हैं वो कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे? वो गैसियस प्लैनेट्स है। तो गैस जुड़ते जुड़ते वो प्लैनेट बन गए, है ना। और उसके बाद जो हमारे इनर प्लैनेट्स है वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो स्टोन वगैरह होंगे, आसमान में जो पत्थर होंगे या एटम्स होंगे, वो सब जुड़ते जुड़ते वो बन गए, है कि नहीं। तो ये इनकी थियरी थी, ये याद रखिएगा। रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस जो किसने दी? ओटो स्मिथ ने और कार्ल वाइजेस्कर ने दी है ना। ये दोनों जर्मनी के और ये रशिया के रहे हैं, है ना। और इन्होंने किसको सपोर्ट किया है? नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को, जो किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने 1755 में। किसमें दिया था जी? 1755 में। इनकी थियरी को याद रखने के लिए डिस्क शेप, इस बात को जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये 3 तरह की कुछ अर्ली थियरीज, जिसमें हमने कौन कौन सी थियरी देख लीजिए? नेबुलर हाइपोथेसिस देख लिया, प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस देख लिया, और रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस देख लिया। पॉइंट क्या है, सवाल क्या आता है कि ये सारे जो चीजें थी ना, वो एक तरह से फिलोसफिकल लेवल पर थी, है ना, कि बस कही जा रही है, इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई चीजें नहीं। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि तीनों ही थियरीज में यहाँ पे बस हमारे ही सोलर सिस्टम की बात की गई है, यूनिवर्स की तो बात ही नहीं की गई है। तो सवाल तो बनेगा कि भाई चलो हमारा सोलर सिस्टम ऐसे बना, लेकिन यूनिवर्स फिर कैसे बन गया? इतने सारे स्टार्स कहाँ से आ गए? बाकी सब प्लैनेट्स कहाँ से आए? दूसरी दुनिया के दूसरे गैलेक्सीज कहाँ से आ गई? सवाल तो बनता है धीरे धीरे। क्या लिखा है? दे हैव शेप्ड आवर थिंकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट। देखो अर्ली थियरीज, जब भी कुछ चीज नई नई आती है ना, तो बेकार की नहीं होती। हो सकता है वो अधूरा हो या उसमें इंफॉर्मेशन कम हो, है ना, लेकिन वही हमें आगे सपोर्ट करती हैं कुछ बड़ा करने के लिए या अदर रिसर्च करने के लिए। जैसे आज हम कार वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, एरोप्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है कैसे स्टार्ट हुआ? किसी ने तो पहले पहिया बना दिया। तो पहिया बनाने का जो इवेल्यूएशन हुआ, ये अर्ली थियरी हो गई। सिर्फ पहिए से सब कुछ नहीं होता, नो डाउट, लेकिन पहिए ने सपोर्ट तो किया ना कि हाँ एक चीज पहिया बनाकर, है ना, गोल जैसी कोई चीज बनाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से ले जा सकता है, जो आगे धीरे धीरे सपोर्ट की। तो ये जो अर्ली थियरीज है, ये लेटर के थियरीज में, यानी जो मॉडर्न थियरी हम पढ़ेंगे उसमें यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो थियरीज आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड नाउ, हेंस रिमेन पार्ट ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन आज के डेट में इन थियरीज को कोई सपोर्ट नहीं करता, जो भी हमने थियरीज पढ़ी। क्यों नहीं करता जी? देखिए यहाँ पे, तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स। कह रहा है भाई ये प्लैनेट्स की ओरिजिन को खाली बताता है। तो सर बताना क्या है? और भाई तो बताना नहीं है, नॉट द यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, इतनी सारी गैलेक्सीज कैसे बनी, इतना यूनिवर्स कैसे बना, है ना। मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी आप सुने होंगे। सो हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टास्क of the problems of origin of the universe rather than that of just the early of the earth or the planets। तो जो आगे के साइंटिस्ट आते हैं या थिंकर्स आते हैं, उनका फिर काम क्या बन जाता है? उनका काम यह बन जाता है कि भाई हम यूनिवर्स कैसे बना इसके ऊपर काम करें, ना कि प्लैनेट्स या सिर्फ अर्थ बना कैसे उसके ऊपर काम करें। तो अगली जो थियरीज है, आगे की जो थियरीज है, उसके बेस पे। और सही बात है, तीनों थियरी जो हमने पढ़ी उसमें क्या नजर आया? उसमें यही नजर आया कि तीनों ने सिर्फ हमारे प्लैनेट अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बात किया, यूनिवर्स के बारे में तो बात नहीं किया। तो इसीलिए इसे वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वाइडली एक्सेप्ट कौन सा करते हैं? तो अब हम आ चुके हैं मॉडर्न थ्योरी में। यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी में जनरली एक थ्योरी है जिसका नाम है यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी। हम समझेंगे ये क्या है। ये वाइडली एक्सेप्टेड है आज के टाइम पे, एकदम बिल्कुल देखा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। आपने सुना होगा, जो ऑब्वियसली आपने एक आध बार जरूर पढ़ा होगा। 11th क्लास की अगर ज्योग्राफी किसी की रही होगी तो उसने पढ़ा होगा, तो उसमें वहां पे दिया हुआ है। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। क्रक क्या है बिग बैंग थ्योरी का? कि भाई द होल यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल प्रीमोर्डियल एटम थ्रू एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है जी? धमाका, है ना, विस्फोट। कह रहे कि भाई एक प्राइमोर्डियल, याद रखिएगा, प्रीमोर्डियल या प्राइमोर्डियल जो कह लीजिए, एक छोटा सा टाइनी बॉल जैसा, इतू सा, मतलब छोटा सा, एकदम छोटा सा, है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरे धमाके की वजह से पूरा यूनिवर्स हमारा बन गया। ये भी एक थियरी है, ये भी हाइपोथेसिस है। ऐसा जरूर बिल्कुल नहीं कह सकते कि एकदम सच ही है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे एविडेंसेस हैं,
बहुत सारे प्रूफ है जो साइंटिस्ट ने, थिंकर्स ने यहाँ पे दिए हैं, तो इसे हम मॉडर्न थियरी में एकदम ज्यादा एक्सेप्टेड मानते हैं। यानी दुनिया में जितने साइंटिस्ट है, थिंकर्स है, वो मानते हैं कि हाँ जी बिग बैंग थियरी जो है वो सही लग रही है, बढ़िया लग रही है, जबकि पहले की अर्ली थियरीज को थोड़ा सा नकार दिया गया कि नहीं यार इतना समझ में नहीं आ रहा, इतना सही नहीं लग रहा है ना। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक छोटा सा कोई टाइनी बॉल था जो विस्फोट हुआ, और विस्फोट बनने की वजह से यहाँ पे धीरे 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 यूनिवर्स बना। आगे के स्टेप में देखेंगे कैसे कैसे बना है वो। ओके, सो क्या बिग बैंग थियरी को और एक नाम से जाना जाता है एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा देखा जा रहा है या समझा जा रहा है कि जो हमारे यूनिवर्स हैं या जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो आपस में दूर जा रही हैं। यानी एक गैलेक्सी, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो कोई दूसरी जो गैलेक्सी होगी है ना, वो दोनों आपस में बिछड़ रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इसीलिए इसे एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। देखो कोई भी चीज धमाका होगा तो चीजें दूर जाएंगी नहीं जाएंगी, है ना। तो दूर, जो दूर जा रही है, एक्सपांड हो रही है, हम समझेंगे कैसे दूर जा रही है, एक्सपांड हो रही है, उसे ही कहा गया एक्सपांड यूनिवर्स या एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इन 1920, नाम याद रखिएगा, 1920 में एडविन हबल नाम के इंसान थे, इन्होंने इससे रिलेटेड एविडेंस प्रोवाइड किया है कि यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मॉडर्न थियरी दिया हो तो मॉडर्न चीजें, मतलब आज के टाइम की चीजें ऑब्वियसली बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेड भी इसलिए बहुत जरूरी है। तो एडविन हबल इनका नाम है, इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि यूनिवर्स क्या हो रहा है जी, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, यूनिवर्स बढ़ रहा है ना। क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज, यानी ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सीज है सारे के सारे, इनके बीच का जो दूरी है, अंतर है, वो क्या हो रहा है, इज ऑल्सो फाइंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपांडिंग। तो कह रहे, ध्यान देने, कह रहे हैं भाई ये जो गैलेक्सीज हैं इनके बीच की दूरी, ध्यान से देखिएगा, पहले जब स्पोर्ट हुआ तो देखिए सब पास में, अगर मान लीजिए ये गैलेक्सी है, भी एक गैलेक्सी है, भी एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी, तो पास में। लेकिन जैसे ही समय गुजर रहा है तो और दूर जा रहे हैं, और दूर चले गए, डिस्टेंस देखिए बढ़ गया यहाँ पे, फिर और दूर चले गए, देखिए यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ गया। और इसके प्रूफ है, ऑब्वियसली हम टेलीस्कोप और बहुत सारे रिसर्च से देख सकते हैं कि भाई जो एक यूनिवर्स है या एक जो गैलेक्सी है एक जगह से, सॉरी एक दूसरे से जो है क्या हो रही है, वो दूर जा रही है, डिफरेंट हो रही है। ये इन्होंने यहाँ पे सबूत पेश किए हुए हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपांशन ऑफ गैलेक्सीज। अब देखो ये दोनों अलग अलग बातें, एक्सपांशन ऑफ गैलेक्सीज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज बढ़ रहे हैं। फर्क है, एक्सपांशन का मतलब क्या, कि अगर 4 गैलेक्सी थी तो 10 गैलेक्सी हो गई है, ऐसा नहीं है। गैलेक्सी जितनी बनी थी गैलेक्सीज उतनी ही है, बस उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। बात को समझ रहे हैं आप, गैलेक्सीज, नंबर ऑफ गैलेक्सीज नहीं बढ़ रहा है। एग्जांपल में मैंने कहा ना कि भाई मान लीजिए 10 गैलेक्सीज हुई थी, विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ और 10 गैलेक्सीज बनी, तो 10 गैलेक्सी हैं, बस एक दूसरे से दूर जा रही है, एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है ना। आसमान में तो भाई कोई डायरेक्शन है ही नहीं, जहां जाए वहां जाए, नीचे ऊपर हर जगह, है ना। बात को ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बिग बैंग थियरी ओरिजिनली फॉर्म बाय, अच्छा देखो हम नाम तो जानते हैं क्या बोलते हैं, एडविन हबल का, जिन्होंने इस चीज के लिए क्या बोलते हैं, रिसर्च किया, प्रूफ दिया, एविडेंसेस प्रोवाइड किए। लेकिन एक्चुअली में ये जो थियरी इनिशिएट की थी वो एक बेल्जियन के कैथोलिक प्रीस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, प्रोफेसर, दुनिया भर की इनकी अच्छा देखिए, ज्योग्राफी के क्लासेस वही जैसे कि पॉलिटी क्लासेस है ना, हम सर ने आपको बताया होगा कि हमारे जो पूरा सोचना है वो कुछ 10 12 क्लासेस के आसपास है, 12 13 क्लासेस के आसपास है। अब देखिए एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई 1 2 क्लासेस ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, कोई टाइम कैलकुलेट करके एकदम नहीं बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी 12 13 क्लासेस के अंदर आपके सारे जो टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके अलावा जो नॉर्मल टॉपिक्स भी है उन्हें भी कवर करके यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो एमसीक्यूज होते हैं ऑब्वियसली वो तो करने ही होंगे भाई, पढ़ाई आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, है ना, आप एमसीक्यू नहीं लगाइएगा, तो आपकी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होंगी। कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना ही पढ़ लीजिए, इतना तो आपको भी समझ आ ही गया होगा, ग्रेजुएशन तक के लेवल के आप सब लोग हो एटलीस्ट, कम से कम, है ना। जय हो, ओके, जय हो, ओके। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर कब खत्म होंगे, आपको धीरे सर वो बता देंगे या बताए होंगे, है ना, वो भी चल ही रहे हैं कंटिन्यू, 3 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी भी। सर हम लोग भी ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन जब शुरू होगा, जी थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, जी जी बिल्कुल, है ना। तो 10 12 क्लासेस में हम खत्म कर देंगे, डोंट वरी, 10 12 13 क्लासेस में। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नाम क्या याद रखिएगा कि भाई देखिए बहुत सारे मतलब इनके अंदर क्या बोल सकते हैं, टैलेंट था, कैथोलिक थे ही, उसके अलावा प्रीस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, प्रोफेसर थे, भाई इतने सारे इनके थे। क्या नाम है, जॉर्ज लेमेत्रे,
क्या नाम है जी, जॉर्ज लेमेत्रे, ये इनका नाम है। इन्होंने ये थियरी दी थी, मतलब इन्होंने ये बात कही थी, पर इसको ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, चीजें नहीं की। इसको लेके जो एविडेंसेस है वो किसने प्रोवाइड किए, वो एडविन हबल ने प्रोवाइड किए। यानी एडविन हबल के नाम से ही इस थ्योरी को जाना जाता है मेनली, है ना। किसी ने हाइपोथेसिस दे दिया, हाइपोथेसिस इन्होंने दिया जॉर्ज लेटमायर ने, लेकिन इसको प्रूफ, इसको आगे कौन ले गया, इस थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया एडविन एडविन हबल ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नाम आएगा तो आपको एडविन हबल ही लगाना है ना। प्रपोज किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया या लाया किसने, अगर ऐसा बात आएगा तब आप लगाइएगा जॉर्ज लेटमेयर का नाम, है ना। तो आई होप ये बात समझे होंगे आप। वापस रिपीट करते हैं, बिग बैंग थियरी एक मॉडर्न थियरी, आज की डेट में थियरी है, ये मानी जाती है, सब लोग मानते हैं। इसे एक्सपांडिंग यूनिवर्स भी कहा जाता है। एक्सपांडिंग यूनिवर्स क्यों कहा जाता, ओह शिट, क्या हो गया, ओके सॉरी। एक्सपांडिंग यूनिवर्स भी कहा जाता है। एक्सपांडिंग यूनिवर्स क्यों कहा जाता है जी, तो जो एडविन हबल है उन्होंने एक प्रूफ यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि जो यूनिवर्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। गैलेक्सी जो है क्या हो रही है, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में बढ़ते जा रहा है, गैलेक्सीज के बीच का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ लिखा है ना, साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द, स्पेस मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इंक्रीजिंग, ये ऑब्जर्वेशन है, पर ये इसको सपोर्ट नहीं करते कि गैलेक्सीज भी बढ़ रही हैं साथ में, यानी नंबर ऑफ गैलेक्सीज भी नहीं बनती जा रही, नहीं बनती जा रही है, ऐसा अब नहीं है। गैलेक्सी बस आपस में दूर जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो थोड़ा स्टेजेस देख लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, है ना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए। स्टेजेस ऑफ बिग बैंग थियरी इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स बनने के प्रोसेस में हुआ क्या एग्जैक्टली। तो इन द बिगनिंग, जब कुछ नहीं था दुनिया में, है ना, बोलते हैं ना जब कुछ नहीं था तो वो था, वो कौन था, तो खुदा, भगवान, है ना, अल्लाह, जीसस, जो भी है, सबके अपने अपने। तो उन्होंने क्या किया, मतलब मजाक कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ यहाँ पे, इन द बिगनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग फ्रॉम, सॉरी, फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल, छोटे से बॉल जैसा, आप कितना भी छोटा पकड़ लीजिए, इतना इतना इतना, मतलब छोटा सा था, ठीक है, जो कि एक सिंगुलर एटम था। क्या था वो, सिंगुलर एटम। लेकिन था क्या वो, देखिए, विद द इन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी। इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट वर्ड को तो अब मतलब क्या ही बोला जाए, है ना, इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसके अंदर दुनिया भर का टेम्परेचर था, है ना, दुनिया भर की एनर्जी थी उस टाइनी बॉल के अंदर, दुनिया भर की डेंसिटी थी, जिससे पूरी, देखो इतनी ज्यादा डेंसिटी थी कि पृथ्वी, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, मल्टीवर्स, कितनी सारी चीजें बन गई, इतनी सी चीज थी। लेकिन जब वो विस्फोट हुई, विस्फोट होने के बाद उसमें से इतना कुछ निकला, यानी डेंसिटी कितनी ज्यादा रही होगी, कितना कुछ भरा होगा उसके अंदर, इतना कुछ भरा था कि जैसे ही वो फटा, एक्सप्लोड हुआ पूरे मतलब अंतरिक्ष में, वो पूरा फैल गया एकदम, बहुत तेजी से फैल गया। इवन अभी देखो दूर जा रहा है, उसी फोर्स से शायद दूर जा रहा होगा। भाई बम उम के बारे में तो आप सुने ही होंगे ना, जब जब बम फटता है ऐसा, पटाखे तो फोड़े रहोगे, तो पटाखा जब फटता है तो कैसे आसपास की चीजें एकदम चली जाती है। तो हमारा फटाका भाई तुझ है, उसके अंदर डेंसिटी कम होती है, उसके अंदर एनर्जी कम होती है, तो फट कर उतने में रह जाता है तुरंत ही। लेकिन ये टाइनी बॉल के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी थी, है ना, इनफाइनाइट इसके अंदर टेम्परेचर था, इनफाइनाइट इसके अंदर डेंसिटी थी। जब ये फटा तो आज तक उसका असर नजर आ रहा है कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जबकि 1300-1400 करोड़ साल पहले विस्फोट हुआ था, जो साइंटिस्ट कहते हैं उसके हिसाब से, है ना। और अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ये एक्सप्लोजन हुआ। देखो लिखा भी है 13.7 बिलियन, जहां तक मैं समझ रहा हूँ 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं, है ना। तो 100 करोड़ का ऐसा जोड़ोगे तो 1370 करोड़ साल पहले, है ना, बहुत ज्यादा हो गया तो, है ना। क्या हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपांशन हुआ, टुक प्लेस, जिसमें बिग बैंग हुआ। बिग बैंग को मतलब एक्सप्लोजन कहा जाता है ना, बिग बैंग, चीजें फटी, एक टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुआ वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब बहुत वायलेंटली, एकदम एकदम बुरी तरह से, एकदम बुरी तरह से ना, वायलेंटली। क्या हो गया, एक्सपांशन हुआ, जिसके अंदर से क्या निकला, कहते हैं समय निकला, एनर्जी निकली और मैटर निकला, जिसे हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा कहते हैं। समय, समय भी तो, समय क्या है, वो तो हमने अपने हिसाब से बनाया ना, कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो इतने से इतने समय बना लिया अपनी काम करने के, उठने सोने और बाकी सारी एक्टिविटी के लिए। तो ये भी जो चीजें निकली उस टाइनी बॉल से तो निकली है, हम भी जो बने उस टाइनी बॉल से तो बने, अगर देखा जाए तो। दुनिया भर की एनर्जी निकली, जिससे इतने सारे स्टार्स और सन बन गए अलग अलग तरीके के, है ना, और बहुत सारे मैटर निकला, जिससे बहुत सारे प्लैनेट बन गए, है ना। विथ इन फर्स्ट 3 मिनट, देखो क्या लिखा है, एक्सप्लोजन के 3 मिनट के अंदर ही, अभी जैसे मान लो विस्फोट हुआ और 3 मिनट निकल गया, 3 मिनट में ही हमारा पहला आइटम बनना शुरू हो चुका था। तो जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत तेजी से हुआ, तो जैसे जैसे चीजें धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तो 3 मिनट के अंदर ही हमारा पहला आइटम, ये इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट वैसे इस अलग एंगल में नहीं, बस इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिए। तो क्या याद रखिएगा कि भाई एक टाइनी बॉल था, सिंगुलर आइटम था, जो उसके बीच में, जिसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। उस टाइनी आइटम में क्या क्या था, तो बॉल के अंदर
इनफाइनाइट टेम्परेचर था, बहुत डेंसिटी थी, यानी बहुत कुछ भरा हुआ था उसके अंदर। जैसे ही विस्फोट हुआ तो वो सारी चीजें फैली, फैलने के बाद उसके अंदर समय, एनर्जी, मैटर निकला, और मैटर ऑब्वियसली सारे यूनिवर्स यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए। अब सवाल ये आता है कि क्या सर आपने पिछली थियरी से बताया कि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने अपोज किया, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। जैसे हमने देखा कि पिछली थियरीज को लोग नहीं मानते, तो क्या इस थियरी को किसी ने अपोज नहीं किया? कोई तो ऐसा होगा, कोई तो एक पर्सन होगा या दो पर्सन होंगे जिन्होंने कुछ किया होगा। तो यहाँ पे एक इंसान है जिन्होंने इस थियरी को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया। उन्होंने मतलब इसको इस तरह से नहीं माना, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे फ्रेड हॉलेस एक नाम है, एक पर्सन है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी मतलब एक जैसा, रुका हुआ, या एक कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कह सकते हो, है ना। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1948 में। कहते क्या है, चलो इनके पॉइंट पे आते हैं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हॉलेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ही आर्ग्यूज दैट द यूनिवर्स इज रफली, देखो क्या लिखा है, यूनिवर्स इज रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इनका मानना है कि भाई यूनिवर्स ना एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, सब एक ही जगह पे हैं। तो मतलब जो हबल ने थियरी दी है उनको भाई गलत ठहरा रहे हैं, बोलते हैं अरे यार क्या कुछ भी कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स जो है वो स्टेबल है, एक ही जगह है, स्टेडी है, वो नहीं यहाँ वहाँ कहीं नहीं जा रहा है ना। ये कुछ अलग तरीके से उसको बताते हैं। फिर क्या बताते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हर समय भाई यूनिवर्स वैसे ही है, जहां है वहीं है, कहीं कोई नहीं जा रहा है, कोई किसी से दूर नहीं हो रहा है। हावेवर इन्होंने क्या कहा, विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। देखो एक्सपांडिंग यूनिवर्स के बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल है, उसके बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर आर्ग्यूमेंट द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। ओके, अब पॉइंट को ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज है, ये बिग बैंग थियरी है जो किसने दी है, हबल ने, मतलब उसके एविडेंसेस दिए हैं। जबकि ये फ्रेड हॉले हैं, इनके कुछ ये इन्होंने थियरी दी है। थियरी में समझिएगा, हमने बिग बैंग में क्या पढ़ा कि जैसे ही विस्फोट हुआ, मान लीजिए यूनिवर्स है, जितने भी व्हाइट व्हाइट डॉट है ना, सारे के सारे यूनिवर्स हैं। तो जैसे ही जैसे समय गुजर रहा है तो यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डॉट है एक दूसरे से कितने पास में, फिर जैसे ही यूनिवर्स ऑब्वियसली बढ़ रहा है तो गैलेक्सीज क्या है, आपस से दूर जा रही है, दूर जा रही कि नहीं जा रही, स्पेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज उतनी है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज उतनी ही है। ये हमारे हबल की थियरी में था, है ना, जो गैलेक्सीज है उतनी ही, लेकिन जो स्पेस है उनके बीच का वो बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं। ये फ्रेड हॉले क्या कहते हैं, इनका कुछ कहना अलग है। ये कह रहे हैं कि भाई मान लो कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उनके बीच का जो स्पेस है वो स्टेडी है। स्पेस स्टेडी मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे 50 गैलेक्सीज थी तो गैलेक्सीज भी बढ़ रही हैं, यहाँ पे 100 गैलेक्सीज हो चुकी हैं, यहाँ पे 1000 गैलेक्सीज हो चुकी हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। यानी नए नए गैलेक्सीज बनते जा रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। इसलिए इनका कहना है कि भाई गैलेक्सीज के बीच की दूरी नहीं खत्म हो रही है, गैलेक्सीज के बीच की दूरी उतनी ही है, स्टेडी है, उतना ही है। आप गलत बता रहे हो, हबल को गलत बता रहे हैं। वो हबल कह रहे हैं भाई नहीं, गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही हैं, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं नहीं भाई, गैलेक्सीज के बीच का डिफरेंस नहीं, गैलेक्सीज बढ़ रहे हैं। ये उल्टा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं, है ना। देखो आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अगर ये व्हाइट कलर की गैलेक्सीज है तो गैलेक्सीज यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज्यादा दिखाई, उन्होंने ज्यादा दिखाई है। और आप ध्यान दीजिएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस हटा नहीं रहे हैं, डिस्टेंस उतना ही रख रहे हैं, क्योंकि हबल सॉरी क्या नाम है, हॉलेस का मानना है कि भाई जो गैलेक्सीज है उनके बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है, गैलेक्सीज ही बढ़ रही है। जबकि जो हबल है उनका मानना है नहीं भाई, गैलेक्सीज उतनी ही है, गैलेक्सीज में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, गैलेक्सीज एक्सपांड नहीं हो रही, गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, गैलेक्सीज की दूरी, बीच की दूरी, ना कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज बढ़ रही है। तो इस डिफरेंट को जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेड होलिस कॉन्सेप्ट, ये स्टडी कॉन्सेप्ट, हालांकि साइंटिस्ट ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। साइंटिस्ट किसको मानते हैं, आर्गुमेंट को, किस आर्गुमेंट मानते हैं, एक्सपांडिंग यूनिवर्स के आर्गुमेंट को मानते हैं। किसको मानते हैं जी, एक्सपांडिंग यूनिवर्स के आर्गुमेंट को यहाँ पे है मानते हैं, और इसी को आज के डेट में माना भी जाता है, चलाया भी जाता है। ठीक है, चलिए, तो लगभग लगभग जितनी मॉडर्न और अर्ली थियरीज थी हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा ठीक है, ओके। तो चैट में पिन किया गया है भाई, गूगल फॉर्म्स के लिए। तो वहाँ पे देखिए, फॉर्म्स पे जाइए, आपको कुछ वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, उसको फिलअप करके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। चैट में, आप चैट में जाइएगा तो वहाँ पे पिन किया हुआ है। ओके, तो अगर आप रेगुलर क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपको लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आप गूगल फॉर्म में अपने डिटेल्स वहाँ पे फिल करके इंस्टीट्यूट को सबमिट कर सकते हो, हमारे पास आ जाएगी डिटेल। फिर आगे की जो भी प्रोसीजर आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ठीक है जी, ओके। चलिए, आई होप कि मॉडर्न और अर्ली थियरीज यहाँ पे आपने समझी होगी।
अब वापस से पहले स्लाइड पे आते हैं। मैंने कहा था कि भाई पहले स्लाइड पे लास्ट में आएंगे क्योंकि वो सब समझने के बाद समझा जाएगा। ओह सॉरी, ये वाला है ना। तो ये ओवरऑल था। यहाँ पे हमने क्रक्स में लिखा हुआ था कि भाई अर्ली थीरीज दी गई। अर्ली थीरीज किसने दी? सबसे पहले इमैनुअल कांट ने दी। कब दी जी इन्होंने? तो 1755 में दी, है ना। इसे फिर रिवाइज भी किया गया अलग तरीके से। फिर दूसरी जो थीरी दी वो कैम्बरलिन और मोल्टन ने दी, है ना, जिसे प्लेटिज्मल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इसे सपोर्ट किया किसने? सपोर्ट किया, किसे सपोर्ट किया जी? जेम्स ने सपोर्ट किया, सर जेम्स ने और सर हरोल्ड ने सपोर्ट किया इस आर्गुमेंट को। और इसे ही टाइडल हाइपोथेसिस या बाइनरी थ्योरीज भी कहा जाता है। बाइनरी इसलिए कहा गया ना कि यहाँ पे दो सन्स के जो दो सन थे, हमारा जो सन था ही, और उस सन से जो दूसरा सन गुजरा, है ना, हमने पढ़ा ना कि एक सन गुजरा साथ में से, तो दो सन की वजह से वहां पे एक्शन क्रिएट हुआ और हमारे प्लैनेट बने, इसीलिए इसे बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी में हम पढ़ते हैं दो चीजें, दो नंबर्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ओटो और इन रशिया और कार्ल वाजेस्कर जो थे वो हमारे नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करके डिस्क शेप की बात करते हैं कि भाई जो हमारा नेबुला रहा होगा वो डिस्क शेप में रहा होगा और सन की ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 घूमते घूमते क्या बन गए होंगे वहां पे? प्लैनेट्स बन गए होंगे, है ना, अलग अलग तरीके के। तो ये आपको चीजें पूरी की पूरी याद रखनी थी। अगर मैं इसमें कहूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है ना, तो मेनली आपको सबके नाम याद रखने हैं, किसने कौन सी हाइपोथेसिस दी है, थ्योरीज दी है, वो ध्यान रखना है ना। किसने क्या कहा है वो कम याद रखोगे तो भी चल जाएगा। एक्टिविटी क्या होगी वो कम याद रखोगे, क्योंकि फैक्ट्स के बारे में याद रखना। ईयर, नाम और हाइपोथेसिस किसने दिया है, और अगर उसको किसी ने अपोज किया है, जैसे स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट जो फ्रेड हॉले ने दिया था, तो वो नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। इतनी चीजें याद रखेंगे तो आगे काम होता रहेगा। ओके, तो चलिए तो क्लास को थोड़ा सा समअप करते हैं यहाँ पर। और आई होप कि क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। धीरे धीरे और चीज़ें और बेहतर की जाएगी, आपको कंटेंट और बेहतर दिया जाएगा, नो डाउट कंटेंट बेहतर है और बढ़िया किया जाएगा। आपके कुछ सजेशन आएगा तो उसको भी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो कोई भी सजेशन या पीडीएफ, खासकर पीडीएफ की, ऑब्वियसली आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो पीडीएफ की आपको ज़रूरत होगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं अभी लाइव, यहाँ पर स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है हमारे इंस्टीट्यूट का, एक तरह से मान लीजिए। और ये इस पर आप कोई भी रिप्लाई, कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ होगी तो आप इस पर भेज दीजिएगा। विद इन एन आवर 2 आवर आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है इंसान का क्लास हो, लेक्चर्स हो, थोड़ा बिजी, लेकिन आपको इंस्टेंट उसी के आसपास उसी दिन आपको वहाँ पे सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि लेक्चर से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे। हमारा कहना यही होता है बच्चों से कि भाई क्लास में आइए, अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा और धीरे 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 नॉलेज का सिलसिला चढ़ते रहेगा और आपके सब्जेक्ट पूरे पूरे हो जाएंगे, है ना। किसी ने सवाल किया था सर कितने क्लासेस होंगी, तो 12-13 क्लासेस में हम समअप करेंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप में से बहुत लोगों को पसंद होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। हमारा नाम था रवि कुमार, रवि सर आप हमें बोल सकते हैं और जुड़ते रहिए इसी तरह।